जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मूल्यों के प्रकार में। तो बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिविजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने किया था प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। आप सभी जैसे जानते हैं कि हम कर रहे हैं होम, ये क्या है हमारा होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट के अंदर हम कर रहे हैं मूल्य हमने समझा मूल्य क्या होता है, मूल्यों के प्रकार हम देख रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। तो प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण, इसमें हमने प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों को दो वर्गों में बांटा गया, आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य। इन सभी को हमने समझा। मैकी ने 4 तरह के साधनात्मक मूल्य बताए हैं। कौन से? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या? पॉस, POS, पॉस यानी कि P फॉर यूज प्लानिंग, O फॉर ऑर्डर, S स्किल, E एफिशिएंसी। तो ये जो है मैकी ने 4 तरह के साधनात्मक मूल्यों के बारे में बताया था। फिर हमने देखा था नेक्स्ट हमारा जो मूल्य है क्या है, आदर्शात्मक मूल्य। इसको भी हमने जाना था। तथ्यात्मक मूल्य पे हमने चर्चा की थी। और पार्कर के अनुसार जो है हमने क्या देखा था, मूल्यों के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने अब क्या देखा था, आराम, सुख, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, कला, खेल, स्वास्थ्य यानी कि हमारा हेल्थ। देन हमने किया था धर्म, शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, महत्वाकांक्षा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी हमारी प्रीवियस क्लास में। अब आज की क्लास में हम पार्कर के अनुसार कुछ और 2 मूल्य देखेंगे, जो कि 2 तरह के और मूल्य हैं। कौन से? क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। क्रियात्मक मूल्य अर्थात वैल्यूज ऑफ एक्शन, कल्पनात्मक मूल्य अर्थात वैल्यूज ऑफ इमेजिनेशन। तो देखते हैं इनको डिटेल में। क्रियात्मक मूल्य यानी वैल्यूज ऑफ एक्शंस क्या होते हैं? तो ये वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने एवं उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। कौन से मूल्य? क्रियात्मक मूल्य। आपसे किसी ने पूछ लिया क्रियात्मक मूल्य क्या होते हैं, तो क्रियात्मक मूल्य ये वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने एवं उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया करना सिखाते हैं। इसमें वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। पार्कर के अनुसार वैल्यूज ऑफ एक्शन इन्वॉल्व एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन विद इन इट। इसको जो हिंदी में हमने पढ़ा वही सेम इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट, कलात्मक मूल्य यानी कि वैल्यूज ऑफ इमेजिनेशन। ये वे मूल्य होते हैं वस्तुतः कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। कौन से मूल्य? कल्पनात्मक यानी कि जो है इमेजिनेशन, नाम से ही पता है, कल्पना करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना। तो जो इमेजिनेशन वैल्यू होते हैं ये मूल्य वस्तुतः कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। मस्तिष्क से उनकी उत्पत्ति होती है। इस मूल्य में खेल, कला की रचनात्मकता में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। पार्कर के मतानुसार वही सेम इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, वैल्यूज ऑफ इमेजिनेशन और दोज ऑफ द माइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन डिपेंडिंग ऑन फ्री क्रिएटिवनेस है। तो ये हमने देख लिया। पार्कर के अनुसार 2 मूल्य कौन से? क्रियात्मक मूल्य अर्थात वैल्यूज ऑफ एक्शन, कल्पनात्मक मूल्य अर्थात वैल्यूज ऑफ इमेजिनेशन। आई होप ये दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं लिंडसे के अनुसार हम मूल्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिंडसे ने मूल्यों को मुख्य 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन सी? ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लिंडसे के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण बताइए, तो लिंडसे ने मूल्यों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला है सामाजिक मूल्य, दूसरा आर्थिक मूल्य, तीसरा सैद्धांतिक मूल्य, चौथा सौंदर्यात्मक मूल्य, पांचवा राजनैतिक मूल्य और जो छठा प्रकार है क्या? धार्मिक मूल्य। अब इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिंडसे के अनुसार पहला जो मूल्य है क्या? सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यू। ये मूल्य समाज के कल्याण से संबंधित होते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में रहता है उसके प्रति भी उसे कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, जैसे निर्धन छात्र की सहायता करना, अनाथों विकलांगों की सेवा करना, धर्मशाला बनवाना, समाज सुधारक के रूप में
कार्य करना है। तो ये क्या है, सामाजिक मूल्य। नाम से ही पता लग रहा है जो कार्य समाज के लिए किया जाए वो क्या हो जाते हैं, सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यू। दूसरा है आर्थिक मूल्य अर्थात इकोनॉमिकल वैल्यू। तो व्यक्ति, परिवार व समाज के उत्थान के लिए धन का रहना नितांत आवश्यक है। उसके बिना सुखी परिवार या सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, सैद्धांतिक मूल्य यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यूज। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को कुछ सिद्धांतों को अपनाना एवं पालन करना पड़ता है। बौद्धिक शक्ति द्वारा सत्य को मानने, अपनाने, खोजने एवं आत्मसात करने में रुचि रखना, जैसे विज्ञान की सहायता से नवीन उपकरणों की खोज, दर्शन शास्त्र अध्ययन, नवीन सिद्धांतों का आविष्कार। ये कौन सा मूल्य हो गया, सैद्धांतिक मूल्य। चौथा है सौंदर्यात्मक मूल्य अर्थात एस्थेटिक वैल्यूज। क्या होते हैं, जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाने में सौंदर्यात्मक मूल्यों का अमूल्य स्थान होता है। सौंदर्य एवं कला के प्रति रुझान, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना आदि में रुचि रखना, जैसे कविता लिखना, नृत्य करना, चित्रकला, शिल्पकला, पेंटिंग, सिलाई कला, संगीत कला आदि। ये क्या है, सौंदर्यात्मक मूल्य है। फिफ्थ राजनीतिक मूल्य, नाम से ही पता लग रहा है, पॉलिटिकल वैल्यूज, जिसमें राजनीति की बात की जाए तो प्रशासनिक कार्य में रुचि रखना, राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, विभिन्न दलों का नेतृत्व करना। ये क्या है, राजनीतिक मूल्य। नेक्स्ट है धार्मिक मूल्य यानी कि रिलीजियस वैल्यूज। जीवन में सुख, आनंद एवं संतोष प्राप्त करने के लिए धार्मिक मूल्यों का सृजन एवं विकास करना बेहद जरूरी है, जैसे भजन कीर्तन करना, साधु संत के प्रवचन सुना, व्रत उपवास करना इत्यादि। ये हमारे क्या है, जो भी हमारे धर्म से जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमारे क्या है, धार्मिक मूल्य हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लिंडसे के अनुसार मूल्यों के प्रकार हमने देखे। लिंडसे ने मूल्य को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन सा, सामाजिक मूल्य, नाम से आप समझ जाइए जो जिसमें समाज की बात हो रही वो कौन से मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल वैल्यूज, पैसे की बातचीत हो रही है। तीसरा सैद्धांतिक मूल्य यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यूज। चौथा सौंदर्यात्मक मूल्य यानी कि एस्थेटिक वैल्यूज। पांचवा राजनैतिक मूल्य, इसमें पॉलिटिक्स की बात हो रही हो। छठा धार्मिक मूल्य, जो रिलीजियन से जुड़े हो, जो धर्म से जुड़ा हो। तो आई होप ये लिंडसे के अनुसार मूल्य के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि लिंडसे ने मूल्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है तो आप क्या बताएंगे, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। और कौन कौन से वर्ग हैं वो भी आप बता सकते हैं। इन सबको याद कर लीजिए क्योंकि आप सभी जानते हैं LT का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो है आपका क्या है, रिटन एग्ज़ाम है तो आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने भी पड़ेंगे और उनको परिभाषित भी करने पड़ेंगे। तो अभी इसीलिए थोड़ा सा पेपर टफ हो गया। पहले क्या था, आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन होता था उस पर आपको क्या करना है, उसको आपको OMR फिल कर देना है और आपका आंसर हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, आपको रिटन में जो है अपनी काबिलियत दिखानी है। इसीलिए बस ऐसे ही नहीं देखना है कि ऑप्शन मिलेंगे आपको उस ऑप्शन से ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमने इसको पढ़ा था। इसीलिए इसको ध्यान से समझिए और याद करने की भी साथ साथ में कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोफेसर PS नायडू के अनुसार ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मूल्यों को 6 वर्गों में इन्होंने भी वर्गीकृत किया है। किन्होंने, प्रोफेसर P नायडू। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर PS नायडू ने कितने तरह के मूल्य बताए हैं। तो इन्होंने 6 वर्गों में किया है। आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य तथा आध्यात्मिक मूल्य। ये किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया, प्रोफेसर PS नायडू के अनुसार 6 तरह के इन्होंने भी मूल्य के प्रकार बताए हैं। उपरोक्त 6 मूल्यों में प्रथम 4 मूल्य साधनात्मक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल तथा बाद के 2 मूल्य आंतरिक एवं आदर्शात्मक है, जो मनुष्य को जीवन में सही गलत, उचित अनुचित, धर्म अधर्म के बारे में सोचने को विवश करते हैं तथा उसे गलत राह पर जाने तथा गलत कार्य करने से रोकते हैं। परिवार न केवल बालक को उच्च जीवन मूल्य ही सिखाता है अपितु नए मूल्यों का निर्माण, विकास एवं पोषित भी करता है। इसलिए जीवन मूल्यों का निर्माण सदैव सोच समझकर किया जाना चाहिए। ऋणात्मक जीवन मूल्यों को बिना हिचकिचाहट के तुरंत ही त्याग देना चाहिए, तभी व्यक्ति व परिवार वांछित सफलता एवं उन्नति प्राप्त कर सकता है। यदि कोई परिवार ऐसा नहीं करता है तो वह न केवल बालक के भविष्य को
अंधकारमय बनाता है, बल्कि देश के साथ भी धोखा एवं विश्वासघात करता है। तो ये देखिए, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ एज अ ग्लैंस है, तो आप देख सकते हैं, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रभुत्व के आधार पर पार्कर ने जो है मूल्यों को वर्गीकृत किया है और आंतरिक एवं साधनात्मक, आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक, जो भी हमने पढ़ा। लिंडसे के अनुसार मूल्यों के कितने प्रकार? 6 प्रकार जो हमने देखे। प्रोफेसर PS नायडू के अनुसार आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, ये 6 हमने देखे ना, तो ये देख लीजिए। ये आप अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि लिंडसे ने मूल्यों को इतने वर्गों में वर्गीकृत किया है, प्रोफेसर PS नायडू ने मूल्य को इतने वर्गों में वर्गीकृत किया है, और पार्कर ने प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों को वर्गीकृत किया है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। जो हमने पढ़ा वो आप एक नज़र में इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमने मूल्य देख लिया, मूल्य की विशेषता देख ली, मूल्य के प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं लक्ष्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गोल। जैसे किसी का लक्ष्य है टीचर बनना। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उनका क्या लक्ष्य है कि टीचिंग फील्ड में जाना। किसी का लक्ष्य होता है क्रिकेटर बनना, किसी का लक्ष्य आर्टिस्ट बनना। तो सबका अपना अपना गोल होता है। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो वही क्या, वो उसी के बारे में हम जानेंगे, लक्ष्य यानी कि गोल। तो देखते हैं लक्ष्य। पारिवारिक जीवन में सुख, आराम, आनंद, संतोष एवं सफलता पाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना अति आवश्यक है। हम सभी दैनिक बोलचाल में लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं तथा समझते हैं। प्रत्येक परिवार नित्य प्रति नए लक्ष्यों का निर्माण करता है तथा पूर्ति हेतु निरंतर चेष्टा करता है। तो आइए हम जानें कि आखिर लक्ष्य क्या है। सामान्य अर्थों में लक्ष्य जीवन के वे साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार प्रयत्नशील रहता है। निकेल एवं डार्सी ने लक्ष्य को कैसे परिभाषित किया, देखते हैं। तो सिंपली स्टेट गोल्स आर नथिंग मोर देन द एंड्स that individuals or families are willing to work for। अर्थात लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की क्या करते हैं, इच्छा रहते हैं। यह सीधी सी बात है। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप काम क्यों करोगे। कोई पैसा कमाना क्या है, किसी का लक्ष्य है, और कि भाई हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, तो वो इसीलिए जो है वो उनको पूरा दिन कितना भी काम करा दो, वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, पैसा कमाना, तो उनका लक्ष्य है। तो जब लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ही हमारा नहीं होगा तो क्या ही हम करेंगे हैं। तो इसीलिए जो है लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। लक्ष्यों का निर्माण व निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं यानी कि फिलॉसफीज और आवृत्तियों अर्थात एटीट्यूड से होता है। ये मूल्य से अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इसे आसानी से परिभाषित भी किया जा सकता है। जैसे प्रेम एक क्या है, मूल्य है। इसे दूसरे के सामने प्रकट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु आसानी से स्पष्ट एवं परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्या? प्रेम को। प्रेम क्या हमने देखा, प्रेम एक मूल्य है। इसे आप दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और अनुभव भी किया जा सकता है। हम इसको फील, हमसे कोई प्रेम करता है हम फील भी करते हैं, परंतु आसानी से स्पष्ट एवं परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परंतु स्वयं का मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, यात्रा प्रवास करना क्या है, एक लक्ष्य है जिसे आसानी से समझा व परिभाषित किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लक्ष्य क्या है, एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं तथा नई तकनीक, कार्यप्रणाली, विधियाँ, तरीके व कार्यक्रम तय करते हैं। यह ग्रहण करने के योग्य वस्तु या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों और इच्छाओं से होती है। क्या पढ़ा हमने? यह ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों और इच्छाओं से होती है। इसके व्यक्ति के जीवन में सुख एवं संतोष मिलता है। किससे? लक्ष्य से। लक्ष्य से अधिकांश पारिवारिक लक्ष्यों का निर्माण ही इसी उद्देश्य से किया जाता है। निकेल एवं डार्सी ने अपने पुस्तक मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग में लिखा है। क्या लिखा है? The goals are more definite than values। क्या लिखा है कि जो गोल्स होते हैं वो वैल्यूज से ज़्यादा अच्छे से परिभाषित हो सकते हैं। बिकॉज दे आर टू बी accomplished, they are
tangible things, objects, and or purpose. Many goals grow out of desire, philosophies, attitudes. Many goals are set in expectation that reaching them will bring a satisfying life. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू निकेल डार्सी हमने देखा कि क्या इन्होंने लक्ष्य के बारे में दिया है। ये देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा। अभिवृत्तियाँ, दर्शन एवं विचारधारा, मूल्य एवं स्तर है, और ये सब क्या है, ये लक्ष्य यानी कि गोल्स। ये आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, आपको फिगर अच्छे से एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा। फिर देखते हैं वार्जिस ETL के अनुसार, अ गोल इज मोर स्पेसिफिक एंड tangible and hence can be easily defined and understood. Goals is an objective or purpose to be attained and towards the achievement of which the policies and procedures of program are fashioned है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है वार्जिस एल के अनुसार। ये हमने परिभाषा देखी। लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, यानी कि जो हमारा गोल्स है, हम अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पूरे टाइम वर्क करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो क्या है, यही बोला गया कि लक्ष्य क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक गोल हमारा अचीव होता है, हमारा दूसरा लक्ष्य बन जाता है। तो इसी तरह हमारे लक्ष्य जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने मूल्यों, इच्छाओं, विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में क्या करता, परिवर्तन करता रहता है। यदि उसे किसी लक्ष्य की पूर्ति होने की आशा कम होती नजर आती है तो वह उन लक्ष्यों को छोड़कर नए लक्ष्यों का निर्माण करता है। जैसे कोई छात्र डॉक्टरी पढ़ना चाहता है परंतु बार बार प्रतियोगिता परीक्षा देने के उपरांत भी वह सफल नहीं होता है, तो वह डॉक्टरी पढ़ने का लक्ष्य त्याग कर शिक्षक, व्याख्याता या रेलवे की नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य अपनाता है। एक लक्ष्य की पूर्ति होने पर दूसरे लक्ष्य का निर्माण स्वतः हो जाता है तथा व्यक्ति व परिवार इसकी प्राप्ति हेतु जीवन भर संघर्षरत रहता है। जैसे मकान बनाने के बाद इसकी सज्जा करना क्या है, एक लक्ष्य है। गृह सज्जा हेतु प्रतिदिन घर की साफ सफाई, धूल झाड़ना आवश्यक है। इस प्रकार जीवन भर लक्ष्यों का निर्माण होता रहता है। हाँ, कुछ लक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं जो कुछ सामूहिक, कुछ दीर्घकाल में पूरे होते हैं, तो कुछ अल्पकाल में, कुछ अस्पष्ट होते हैं तो कुछ अस्पष्ट होते हैं, परंतु इनकी पूर्ति से हमेशा ही व्यक्ति को सुख एवं संतोष की प्राप्ति होती है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने हेतु तो संपूर्ण जीवन काल भी कम प्रतीत होता है। जैसे समाज कल्याण का कार्य, परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक विकास आदि। तो ये हमने क्या देखा, लक्ष्य के बारे में देखा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लक्ष्यों का वर्गीकरण। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स। वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार हमने पढ़ा क्या, क्विकली रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा पार्कर के अनुसार लक्ष्य के प्रकार देखे हैं कि पार्कर ने लक्ष्य को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। फिर हमने देखा लिंड्से के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लिंड्से ने लक्ष्य को कितने वर्गों में वर्गीकृत, 6 तरह के वर्ग में वर्गीकृत किया है लिंड्से ने। कौन से, सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल, फिर आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनैतिक एवं धार्मिक। ये हमने देखा कि इसके लिंड्से के अनुसार लक्ष्यों का वर्गीकरण। फिर हमने लक्ष्यों का नहीं सॉरी मूल्यों का वर्गीकरण। फिर प्रोफेसर PS नायडू ने भी लक्ष्य को, मूल्य को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, 6, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक। ये हमने डिस्कस किया। देन हमने ये फिगर के माध्यम से भी मूल्य को समझा कि प्रभुत्व के आधार पर पार्कर ने कितने तरह के लक्ष्य बताए हैं। लिंड्से ने लक्ष्य का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया, ये देखा हमने। प्रोफेसर PS नायडू का वर्गीकरण देखा। फिर हमने लक्ष्य अर्थात गोल क्या होते हैं, इन पे हमने चर्चा की। इसमें हमने निकेल एवं डार्सी की परिभाषा देखी है। फिर हमने साथ ही साथ
वर्चस एल के अनुसार हमने देखी कि लक्ष्य क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आई होप आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक प्रोवाइड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस क्लास को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।